लेते हैं। हेलो 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 जी वास्तान, मैं मैनचेस्टर से बोलता हूँ। मेरा केस लगी थी, मैं 4 साल से अंदर, और 2009 के अंदर मैंने फ्रेश एप्लीकेशन किया था। अच्छा। मुझे 11 साल हो गए और बच्चे को बच्चे यहाँ पे 6.5 साल हो गए इनको। ठीक। तो कल एमपी के थ्रू मैंने एक लेटर रिसीव किया, उसमें उन्होंने लिखा है कि आपका फैसला हम आज के कानून और पॉलिसी के मुताबिक करेंगे। ठीक। तो क्या इनके कानून में है कि वो मुझे इंडेफिनिट देंगे? ओके जी, मैं बताता हूँ। सबसे पहला जो आपका डायरेक्ट सवाल है कि जी कानून में है कि आपको इंडेफिनिट देंगे, वो मुश्किल लगता है। वो इसलिए कि अगर उन्होंने आपको लेगेसी में कंसिडर करना होता तो मोस्ट प्रोबेबली अभी तक वो आपको कंसिडर कर चुके होते हैं, बिकॉज जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है लेगेसी के केसेस को काफी देर पहले बंद कर दिया गया। उसके बाद सिर्फ एक थोड़े से केसेस हैं जिनको वो देख रहे हैं अंडर द CAAU, केस ऑडिट एंड एश्योरेंस यूनिट। उसके अंदर वो देख रहे थे केसेस को, और वहां से भी उन्होंने अगस्त के एंड में बहुत सारे लेटर्स इश्यू किए जिसमें उन्होंने कहा कि जी हमने या आपको स्टेटस दे देना था या नहीं देना था, अभी आपकी कोई एप्लीकेशन आउटस्टैंडिंग नहीं है, सो इसलिए हम आपको रिफ्यूज करते हैं। बेसिकली हम कहते हैं कि आपको यहां पे रुकने का कोई जवाज नहीं है। जो लोग लेगेसी का इंतजार कर रहे हैं कि जी 4 साल से जिस तरह से आपने बताया कि आप इंतजार कर रहे हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन 2009 में आपने बताया कि आपने एक फ्रेश एप्लीकेशन भी डाली थी, मैं उसकी बेस पे कहता हूं कि अगर वो आपकी फ्रेश एप्लीकेशन 2009 से अभी तक पेंडिंग है और उसमें आपने होम ऑफिस की फी कोई जमा कराई थी, तो उसमें आपको जरूर कोई ना कोई जवाब आना चाहिए। जहां तक बात है कि वो लॉ के मुताबिक फैसला करेंगे, बेहतर यही होता है कि आप अपनी कोई फ्रेश रिप्रेजेंटेशन जरूर कर छोड़ें, जो कि आपकी अगर 2009 से आपने कोई रिप्रेजेंटेशंस नहीं की तो जब वो फैसला करने बैठेंगे तो वो जो अपने इंफॉर्मेशन देखेंगे वो इंफॉर्मेशन उनके पास होगी जो 2009 की है। उसके बाद अगर आप कोई अभी नई रिप्रेजेंटेशंस करते हैं, जो नए केसेस आ रहे हैं, जिन केसेस का भी मैंने जिक्र किया, फॉर एग्जांपल आपके बच्चों को 6.5 साल हो गए यहां पे, सो काफी लंबा अरसा है जिसकी बेस पे आप पूरा पूरा आर्ग्यू कर सकते हैं कि आपके बच्चे यहां सेटल हो गए। सो इसमें मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि कोई नई एप्लीकेशन करें। नई एप्लीकेशन से मुराद अगर जो आपकी पुरानी एप्लीकेशन का कोई जवाब नहीं आया तो फर्दर रिप्रेजेंटेशंस उसमें करें। कोई ऐसी रिप्रेजेंटेशंस जो नए लॉ को, नए एविडेंस को, तमाम चीजों को इकट्ठा करके उनके सामने रख सके और इसके ऊपर फैसला करो। 2009 में जो मैंने इंफॉर्मेशन दी थी वो तो पुरानी हो गई, वो आउटडेटेड हो गई। अब जो नई चीजें मौजूद हैं, जो नया लॉ है, जो नए केसेस हैं, जो मेरे बच्चों का नया एविडेंस है, ये उनके स्कूलों के डॉक्यूमेंट्स हैं, ये उनके रिपोर्ट्स हैं, ये उनकी फोटोग्राफ्स हैं, ये उनको और लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हुए दिखा रहे हैं, ये उनके डॉक्टर्स के रिकॉर्ड्स हैं जिससे शो होता है कि बच्चे यहीं पे रहते रहे कंटिन्यूअसली। ये सारी चीजों को देखते हुए मेरे बच्चों को यहां से अगर निकाला जाता है तो दिस विल बी अगेंस्ट द लॉ। अगर ये चीज होती है, उसमें अगर वो आपको इंडेफिनिट लीव नहीं भी देते तो आपको डिस्क्रेशनरी लीव जरूर मिल सकती है। डिस्क्रेशनरी लीव अगर आपको 3 साल की मिल जाती है तो आप अपने, जिसे कहते हैं, अपने वो लाइन पे वापस आ जाते हैं। अगर आपको कहीं पे पहले IS 151A नोटिस नहीं सर्व किया गया, जिसका मतलब होता है कि उन्होंने कोई नोटिस ऑफ डिसीजन दिया हो कि वो आपको यहां से निकालना चाहते हैं, अगर वो आपको नहीं सर्व किया गया तो इसका मतलब ये हुआ कि 11 साल आपके पहले, और अगर से अब से अगर आपको 3 साल की और डिस्क्रेशन लीव मिल जाती है और टोटल आप 14 साल गुजार लेते हैं, उस 14 ईयर्स की बेस पे फिर आप अप्लाई कर सकते हैं इंडेफिनिट लीव के लिए। सो दोनों तरफ से अगर आप देखें उसको तो आपको फायदा मिलता है। कहने का मकसद सिर्फ ये है, कोई ना कोई फर्दर रिप्रेजेंटेशंस करें, उनको पुश करें, ताकि जो एग्जिस्टिंग लॉ है, जो एग्जिस्टिंग एविडेंस आपका मौजूद हो, वो सारा उनके सामने मौजूद हो जब कोई उस पर फैसला कर रहा हो। अदरवाइज वो पुरानी चीजों पर फैसला करेंगे, आपको प्रॉपर जवाब नहीं मिलेगा और आपको फिर अपील प्रोसेस में जाना पड़ेगा और आगे और लड़ना पड़ेगा। बेहतर है कोई फर्दर रिप्रेजेंटेशंस अभी करें, जहां पे अपनी अपडेटेड इंफॉर्मेशन वहां तक जरूर पहुंचाएं और फिर उसको पुश करें कि वो आपको जवाब दें। ऑलराइट जी, अगला सवाल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बुखारी भाई। जनाब वालेकुम सलाम। बुखारी भाई, मैं 10 इयर्स लॉन्ग रेजिडेंस पे मैंने डेफिनेट लिया था लास्ट ईयर 22 नवंबर को। राइट। तो इस साल मेरा पूरा साल पूरा हो रहा है। अच्छा, मुझे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाने होंगे? मतलब घर के डॉक्यूमेंट्स, बिल्स, काउंसिल टैक्स वगैरह, क्या मैं पहले अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं? और उसके अलावा वेजेस, पे स्लिप्स वगैरह, मतलब ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मुझे भेजने पड़ेंगे? जी, आपने तो बहुत लंबी लिस्ट बताई है सर। अब आप गौर से सुनिए, आपको चाहिए क्या? आपने जो लगाना है वो सिर्फ अपना पासपोर्ट लगाना है जो पिछले 5 साल को कवर करता है, एंड दैट्स ऑल। आपको कोई वेज स्लिप्स नहीं लगानी, कोई बिल्स नहीं लगाने, कोई बैंक स्टेटमेंट्स नहीं लगानी। ये आपकी अब नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन है, जिसका मतलब आप कह रहे हैं कि जी आपको नेशनैलिटी अप्लाई करनी है आफ्टर हैविंग स्पेंट द लास्ट 5 years लीगली इन द यूके, प्लस 1 साल आपको हो गया है इंडेफिनिट लीव मिले हुए। नेचुरलाइजेशन की सिर्फ ये रिक्वायरमेंट है।
उसकी कहीं ये रिक्वायरमेंट नहीं कि आप काम कर रहे हो, उसकी कहीं ये रिक्वायरमेंट नहीं कि आप बेनिफिट्स ना ले रहे हो, उसकी कहीं ये रिक्वायरमेंट नहीं कि आपने अपने को बिल्स दिखाने हैं। क्या जरूरत है? बिल्स वगैरह, बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह तब लोग दिखाते हैं जब उनके पास कोई पासपोर्ट्स नहीं होते अपने पिछले 5 साल का रेजिडेंस प्रूव करने के लिए। हाँ, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है पिछले 5 साल का, तो फिर आपको ये सब कुछ लगाना पड़ेगा टू प्रूव कि आप कंटिन्यूअसली यहां पे रहते रहे हैं। पासपोर्ट लगाने का मतलब ये होता है कि जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म तो जी ANU फॉर्म होगा, वो आप जो नेशनलाइजेशन का फॉर्म आप आराम से UKBA की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। 836 पाउंड होम ऑफिस की फीस है और बाकी आप फॉर्म फिलअप करें, अपने 2 रेफरीज उसमें लगाएं साथ। सिर्फ फॉर्म फिलअप करते हुए गौर से सारा कुछ पढ़िएगा, गौर से समझ के फिर क्वेश्चंस को फिलअप कीजिएगा। अगर पिछले 1 साल में आपने 90 डेज से ज्यादा बाहर नहीं गुजारे, पिछले 5 साल में आपने 470 दिन से ज्यादा बाहर नहीं गुजारे, देन यू विल बी ऑल राइट। आपको आराम से उसमें नेशनलाइजेशन मिल जानी चाहिए, कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट, सिर्फ इतना याद रखें कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं वो सिर्फ अपना प्रूफ करना है कि आप पिछले 5 साल से लीगली यूके में हैं, जो आपका पासपोर्ट बड़े आराम से प्रूफ करेगा। अगर आपने मुझे बताया होता कि जी आप 14 साल की कैटेगरी पे आपने अप्लाई किया, तो शायद मैं आपको कुछ डिफरेंट बात कहता। लेकिन यहां पे जो मैं आपको बात कह रहा हूं वो ये है कि जी आप 10 साल की बेस पे आपने अप्लाई किया। 10 साल की बेस पे तब मिलता है स्टेटस जब आपने 10 साल लीगली गुजारे हों। सो अगर आपके 10 साल लीगली गुजरे हैं और फिर आपको इंडेफिनिट लीव मिल गई, तो इसका मतलब पिछले 5 साल आपके लीगली गुजरे हैं। अगर पिछले 5 साल लीगली गुजरे, उसके पासपोर्ट्स आपके पास मौजूद हैं, देन देयर शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। अपने पासपोर्ट्स लगाइए पिछले 5 साल के। अपना जो टेस्ट वगैरह तो खैर आपने पहले कर लिया होगा, लाइफ इन द यूके टेस्ट। अपने स्पॉन्सर्स जो अपने रेफरीज का पेज लगाइए, बीच में एप्लीकेशन फॉर्म सही तरह फिल करें, साइन करें और फीस लगा के अल्लाह का नाम लेके भेज दें इसको। यू शुड बी ऑल राइट। ओके जी, अगला सवाल सुनते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अरे क्या हाल है, ठीक है? खैरियत जी। अरे भाई आपसे 2 क्वेश्चन करने हैं। बताएं सर। ये क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है, उसकी ना अपील आई हुई है जी। तो उसका ये है कि वो एक्चुअली उसकी वजह से मैं वो अपील अटेंड नहीं कर सक रहा। तो उसको अपील आई भी, आप अपील अटेंड नहीं कर सकते पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा? सॉरी, दोबारा बोलें। आप उसकी अपील अटेंड नहीं कर सकते? उनकी अपील आई है यहाँ लंदन में। अच्छा, तो उनकी डेट वो है कि किसी काम के सिलसिले में मैं उनकी डेट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आप उनकी डेट क्यों एक्सेप्ट करेंगे? अपील आपने सुननी है जाके। जी, उन्होंने स्पॉन्सर मैंने किया था ना। अच्छा, स्पॉन्सर तो ये बताइए ना, क्या स्पॉन्सर आप हैं? जी, अच्छा, मैंने उन्हें बताया था ना मैं स्पॉन्सर, पर वो उनसे फाइंड आउट करना, वो कहते हैं आप रिटर्न में हमें लिख के बताएं। जी, तो अब आप क्या पूछना चाह रहे हैं कि आप डेट अटेंड नहीं कर सकते? तो क्या करना चाहिए? उसके लिए वो डेट चेंज हो सकती है। अच्छा, और कुछ? जी, और दूसरा सवाल ये है कि को मेरा कजन है, उनको अप्लाई किया था तो उन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया। ठीक। हेलो, हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ सर, बताइए। तो रिजेक्ट कर दिया, तो उनके अभी उन्होंने दोबारा जब उनके ये लगाया, एक्शन लगाया उनके ऊपर कि उन्होंने उनकी स्टेटमेंट रॉन्ग है। अच्छा, उन्होंने अप्लाई किस बेस पे किया था? वो चेक नहीं किया, वो दूसरे बैंक को उन्होंने देख के उसके ऊपर उन्होंने एलिगेशन लगा दिया जी कि तुम्हारी स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक। तो अब दोबारा उन्होंने ये नहीं पता था, उन्होंने दोबारा अप्लाई किया तो उन्होंने कहा जी आपको तो हमने 14 ईयर्स के लिए बैन कर दिया। 14 नहीं, 10 ईयर्स के लिए होगा जी। 320 पैराग्राफ 320 लगाया होगा जी। अच्छा, तो बस यही सवाल है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं फोन रखता हूँ, तो फिर आप प्लीज मुझे वो जरूर रखिएगा, लेकिन फोन रखने से पहले मुझे ये बता दें कि जो दूसरा सवाल आपने पूछा, वो साहब ने अप्लाई कौन सा केस किया था? क्या उन्होंने एप्लीकेशन कौन सी की थी? मेरा ख्याल है चले गए, फोन बंद कर गए पहले। ओके जी, जो आपका पहला सवाल था कि चले, खैर पहले दूसरे सवाल को हम डील कर लेते हैं कि आपने जो एप्लीकेशन वहां से की, जो अपील के लिए उनको टाइम दिया गया, सॉरी जो एलिगेशन लगाई गई उनके ऊपर। अब पैराग्राफ 320 का मतलब यह है, पैराग्राफ 320 कहता है कि अगर आपने कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट सबमिट कराया अपनी एप्लीकेशन के साथ, तो उसकी बेस पे वो आपको रिफ्यूज करेंगे अगले 10 ईयर्स के लिए, बिकॉज आपने एक फॉल्स डॉक्यूमेंट लगाया। अब जब आपको ये चीज होती है और आपको अगर अपील का राइट मिले और आप समझते हैं कि आपने कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट नहीं लगाया था, तो आप अपील में जाइए और उसको ऑब्वियसली चैलेंज करें वहां जाके। क्योंकि होता यह है कि कई दफा जो हाई कमीशन की तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, वो बहुत डिटेल्ड नहीं होती। कई दफा उसमें होता है सारी डिटेल दी गई होती है। जब हम कोर्ट में जाते हैं, जब मैं अपील के लिए जाता हूं, वहां पे जज के सामने हम बैठे होते हैं, होम ऑफिस अपना सारा बंडल प्रेजेंट करता है और उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिपोर्ट लगी होती है जो कहती है हमने बैंक को फोन किया और बैंक ने कहा कि ये जेन्युइन डॉक्यूमेंट नहीं है, इसलिए हमने इनको रिफ्यूज किया और इनको अगले 10 साल के लिए हम बंद करते हैं, बैन कर देते हैं। हम उसको चैलेंज करते हैं।
उसके साथ हम अगर अपना एविडेंस लगा सकते हैं जो दिखाता है कि नहीं बैंक स्टेटमेंट जेन्युइन है, बैंक अकाउंट जेन्युइन है, तो जज उसको एक्सेप्ट कर सकता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिपोर्ट को आप रद्द करवा सकते हैं। सो बेहतर यही होता है कि आप उसको अपील में लेके जाएं। अगर आपको अपील का राइट नहीं मिला तो आप उसको जुडिशियल रिव्यू में चैलेंज कर सकते हैं, इन विच केस आपको होम ऑफिस की तरफ से तमाम उसकी जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट्स और एनी फर्दर डॉक्यूमेंट्स वो सारे उनको भेजने पड़ेंगे, जिसमें अक्सर ये होता है कि वो डॉक्यूमेंट्स उनके पास मौजूद भी नहीं होते और आप यहां जाकर उसको फाइट कर सकते हैं और चेस अप कर सकते हैं। ठीक, दूसरा, अब मैं आपके पहले वाले सवाल पे आ जाता हूं जो आपने पूछा कि जी जो आपका आपने स्पॉन्सर किया था और वो अब उनकी अपील की डेट आ चुकी है और आपने उस डेट पे अब जाना है लेकिन आप जा नहीं सकते, कोई आपको मसरूफियत है। तो दो चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। ए, आप उनको लेटर लिखें, अपना पासपोर्ट की कॉपी साथ लगाएं, पूरी अपनी स्टेटमेंट बनाएं, वो स्टेटमेंट बनाकर उनको बताइए कि जी ये वजह है जिस वजह से मैं नहीं आ सकता, मैं पूरा सपोर्ट करना चाहता हूं एप्लीकेशन को, लेकिन मेरी मजबूरी ऐसी है कि जिसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता, इसलिए मेरी जो स्टेटमेंट है उसको मेरे एविडेंस के तौर पर लिया जाए। इसमें मैं आपको इतना वार्न कर दूं कि जब आप ये चीज करते हैं आपकी स्टेटमेंट कोर्ट में मौजूद होगी, लेकिन होम ऑफिस का वकील अगर वहां पर आया होगा तो वो चीख के एक बात कहेगा कि जी इस स्टेटमेंट के ऊपर हम कोई वजन नहीं डाल सकते, इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसको क्रॉस एग्जामिनेशन में चैलेंज नहीं किया गया। यानी अगर स्पॉन्सर यहां पे मौजूद हो तो हम स्पॉन्सर को सवाल पूछ सकते हैं, स्पॉन्सर से देख सकते हैं कि वो सही कह रहा है, गलत कह रहा है, जो कंफ्यूजन है उनको दूर किया जा सकता है। लेकिन अगर स्पॉन्सर ही यहां मौजूद नहीं, उसने सिर्फ एक स्टेटमेंट दे दी, देयर इज नो वे टू वेरीफाई इट, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। सो ये एक उसकी वीकनेस बनती है। दूसरी जो चीज आप कर सकते हैं वो आप ये कर सकते हैं कि आप एक एडजर्नमेंट की दरखास्त दें, आप उसमें लेटर लिखें कोर्ट को, उसमें आप उनसे कहें कि जी मैं स्पॉन्सर हूं, मैंने इस अपील पे आना था, ये वजह है, मेरे एविडेंस के बगैर ये केस बहुत वीक होगा, इसलिए इस डेट को एडजर्न की जाए, कोई और डेट दी जाए जिसपे कि मैं भी आके अटेंड कर सकूं, और इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस टू बी सर्व्ड इस डेट को वेकेट किया जाए। उसका क्या मतलब है? बेसिकली आप उनको कह रहे हैं कि जी अगर आपने हियरिंग की मेरे बगैर तो आप जस्टिस नहीं करेंगे, तो उसमें आपने अपनी पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग कर ली। बिकॉज अगर, और प्लस ये चीज जरूर रखिएगा कि अपनी स्टेटमेंट तैयार रखिएगा सो दैट अगर आपकी हियरिंग एडजर्न नहीं की जाती तो आप अपनी स्टेटमेंट जरूर भेज सकें, क्योंकि अगर आपने स्टेटमेंट भेज दी, आपको एडजर्नमेंट रिक्वेस्ट नहीं दी गई, तो आप बाद में कह सकते हैं अगर वो रिफ्यूज करते हैं कि जी मैंने तो एडजर्नमेंट भी मांगी थी, मैंने अपनी स्टेटमेंट भी दी, अगर वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इट्स नॉट माय फॉल्ट, मैंने तो पहले ही कहा था कि इट्स नॉट राइट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कि इस हियरिंग को अभी चलाया जाए। सो इसलिए ये हियरिंग वेकेट होनी चाहिए थी, नहीं हुई वेकेट, इसके ऊपर आपको हो सकता है आगे जाके लीव टू अपील मिल जाए, जिसमें कि आप इसको चैलेंज कर सकते हैं एट द अपर ट्राइब्यूनल, जहां पे कोर्ट इसको देख के कह सकता है कि हाँ जज ने फैसला गलत किया, उसको आपको या एडजर्नमेंट देनी चाहिए थी या आपके एविडेंस को एक्सेप्ट करना चाहिए था। सो दोनों चीजें फिर आपकी फेवर में जाती हैं। लेकिन बेहतर है कि हमेशा कोर्ट में जाने से पहले मैं एक चीज बार बार कहता हूं, कोर्ट मजाक नहीं होता। हाँ ठीक है, कई लोग जाते हैं, खुद गए कोर्ट में, 5 मिनट में उनके जज ने उनके फैसला उनके हक में दे दिया, वो बड़े खुश बाहर निकल आते हैं, 10 बंदों को और बताते हैं और छड्डो जी वकीला कोई जरूरत नहीं है उनकी, मैं खुद गया था, काम हो गया आराम से। अब वो 10 बंदों को जिनको और भेजते हैं उसमें बेचारे 8 बंदे जाके अपना केस खराब कर लेते हैं, सिर्फ 2 का और तुक्का लगेगा। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये, हम वकील जब कोर्ट में जाते हैं किसी वजह से जाते हैं, कोई टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, अगर आप उस चीज में जाके वो अपना टेक्निकल पॉइंट खराब कराएंगे वहां से, तो आगे जाके ट्राइब्यूनल में उसको अपील करने के लिए भी मुश्किल पेश आएगी। सो अक्सर मेरे पास केसेस आते हैं जहां लोग कहते हैं जी मैंने खुद कर लिया, मेरे फलाने साले ने बताया था, मेरे रिश्तेदार ने बताया था, मेरे फलाने ने बताया था कि खुद कर लो जाके, तो मैंने खुद किया, ये हो गया, अब मैं क्या करूं? और उसमें फिर नजर आता है कि वो इतने पॉइंट ऑफ लॉ के ऊपर वीक हो चुके होते हैं कि हम उसको आगे चैलेंज नहीं कर सकते और उनको सारा प्रोसेस नए सिरे से करना पड़ता है। सो अपील में जाते वक्त हमेशा मेरा मशवरा ये होगा, ऑलवेज गो टू अ गुड बैरिस्टर, अच्छे किसी सोलिसिटर के पास जाएं या अच्छे किसी बैरिस्टर के पास जाएं जो आपको प्रॉपर्ली गाइड कर सके, जिसका एक्सपीरियंस हो इस चीज में। अब ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आके फिर बातचीत का अपना सिलसिला जारी रखेंगे, मिलते हैं थोड़ी सी देर के बाद।